सो हेलो एवरीवन, इफ़ आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो न्यूज़पेपर को आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। इन सारे टॉपिक्स को आप डिटेल वे में देख सकते हैं मेरे ही सेशन में, जो कि मॉर्निंग में होता है 9-9:15 AM के बीच में। लिंक दे रखा है नीचे। मैंने सौरभ पांडे। सो आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। पहला एक टॉपिक है जो कि आज 24 अक्टूबर है। तो यूनाइटेड नेशन 80 ये एक टॉपिक आया है जिसमें हाईलाइट किया गया है यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और इसका मेन एम था कि फ्यूचर वॉर को प्रिवेंट करना, पीस, ह्यूमन डिग्निटी, रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करना। प्रश्न ये आता है कि क्या ये सारी चीज़ें अभी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो इसमें कुछ रिफॉर्म्स की बात की गई है, कुछ कदम उठाने की बात की गई, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होने चाहिए, रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाहिए, एजिलिटी इंप्रूव करना चाहिए, मोरल अथॉरिटी अपनी इस्टाब्लिश करना चाहिए, अपने कमिटमेंट को जो है स्ट्रेंथन करना चाहिए, यूनाइटेड नेशन पॉलिटिकली और फाइनेंशियली जो है उसको सपोर्ट मेंबर स्टेट्स को करना चाहिए, वीटो का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, फंडिंग कट नहीं होना चाहिए, पॉलिटिसाइज्ड डोनेशन नहीं होना चाहिए। ये एक है इम्यूनिटी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा ये टॉपिक आया है। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे निर्भर करता है। जैसे ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशन जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। रीजनल लेवल पे आप देखें तो आपका सार्क जैसी संस्थाएं हैं। तो मेन इशू ये रहता है कि क्या जो डोमेस्टिक कोर्ट है होस्ट कंट्री के, क्या वो केसेस फाइल कर सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो इस पर कई केसेस इन्होंने हाईलाइट किया है कि अगर लाइक इम्यूनिटी डिनाई की जा सकती है, अगर अल्टरनेटिव कोई रेमेडी नहीं है या इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल कोई इंक्वायरी नहीं हुई है, जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे कुछ हाईलाइट इसमें कुछ पॉइंट्स किए गए हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेसफुली अपनी इम्यूनिटी को क्लेम करना है तो उन्हें क्लियर, इंडिपेंडेंट, फेयर डिस्प्यूट मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए। फिर एक टॉपिक आता है कि कैसे मानसून तमिलनाडु को अफेक्ट कर रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो मानसून है वो तमिलनाडु में 4 दिन पहले आ चुका है, और इस बार भी लाइक ज़्यादा रेनफॉल की पॉसिबिलिटी है। तो इसमें पॉइंट हाईलाइट किया गया कि जो एक्सेस रेनफॉल है वो हमेशा सही नहीं होती है, इसके कई इंपैक्ट होते हैं। जैसे अर्बन इंपैक्ट बताया गया, जिसमें क्योंकि कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ अर्बन स्पेस है, जिससे फ्लैश फ्लड के चांसेस होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम आपका अफेक्ट होता है, पावर कट होता है, एग्रीकल्चर अफेक्ट होता है, वाटर लॉगिंग, टॉप सॉइल इरोजन, फंगल डिसीज स्प्रेड, ये सब प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंपैक्ट होता है, रेस्ड वाटर टेबल से जो बिल्डिंग रोड्स अफेक्ट होती हैं, इकोनॉमिक सोशल इंपैक्ट होते हैं, प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होती है, इकोनॉमिक डिसरप्शन होता है, लोग डिस्प्लेस होते हैं, ये सब चीज़ें हैं। फिर जो तमिलनाडु का स्पेशल वनरेबिलिटी, क्योंकि केरला में जून सितंबर में बारिश होती है, तमिलनाडु में अक्टूबर दिसंबर में मुल्लापेरियार डैम जो कि केरला में इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, बट उसे ऑपरेट तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है। तो इसके भी ह्यूज इंपैक्ट है, बिकॉज हैवी रेन केरला कैचमेंट एरिया में जून के टाइम पे होता है, तमिलनाडु पे वही बाद में होता है। तो ये एक मैनेजमेंट इशू भी एक राइज हुआ है। फिर क्लाउड सीडिंग के एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बात की गई। तो सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड जैसे पार्टिकल्स को स्प्रेड किया जाता है। क्लाउड सीडिंग की बात की गई है कि क्लाउड सीडिंग जो होगा जिससे बारिश होगी और फिर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है, बट इसका काफ़ी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि यही सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड पार्टिकल्स सॉइल और वाटर में एक्यूमुलेट हो सकते हैं। बाद में अगर बहुत बारिश हो या ना हो, ये पार्टिकल्स नीचे जाएंगे और सॉइल और वाटर को भी पॉल्यूट करेंगे, एग्रीकल्चर इकोसिस्टम इससे अफेक्ट हो सकता है, और जो हमारा हेल्थ रिस्क है दैट विल ऑल्सो बी देयर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। इन सारे टॉपिक्स का डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं। अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप का हिस्सा जरूर से बने, और 26 अक्टूबर को ये शेड्यूल्ड है 11 AM और 5 PM के बीच में, जरूर से हिस्सा बने। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।